हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और आज हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्लास यानी पर्ट सीपीएम का नेक्स्ट क्लास। इसमें हम लोग देखेंगे अभी पर्ट और सीपीएम में डिफरेंस आज देखेंगे, मतलब मेथड पहले देखेंगे इसका कि आज हम लोग देखते हैं ये मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। इससे पहले हम लोग टेक्निक के बारे में इसका देख लिए थे, जिसमें AOA था और AON के बारे में भी पढ़े थे। उसमें हम लोग अलग अलग चार्ट के बारे में भी पढ़े थे, जिसमें बार चार्ट था, गैंट चार्ट था, ऐसे करके था। ठीक है, तो वो सब के बारे में हम लोग देख लिए। आज हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो मेथड में क्या क्या आता है। मेथड इसमें मेन दो मेथड होता है। एक होता है पर्ट और दूसरा होता है सीपीएम। ये दोनों में हम लोग कंपैरिजन करते जाएंगे और दोनों के बारे में देखते जाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग दोनों में कंपैरिजन करते जाएंगे। पहले देख लेते हैं पर्ट के बारे में। देखिए, तो पर्ट में जो है फुल फॉर्म तो आप लोग को पता है, पहले हम फुल फॉर्म लिख ही देते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। और सीपीएम में क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ क्या होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट। जैसे इसमें PERT पर्ट, ये 4 लेटर जो इसका है, ये चारों लेटर से हमको इसके बारे में पता चलता है कि मतलब हम लोग एक ट्रिक के अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि इसमें चारों लेटर जो है, ये चारों लेटर क्या क्या बताता है। तो इसमें देखिए पहला है यहाँ जो P है, फिर E है, फिर R है और T है। तो देखिए P अपने को क्या बताता है, P बताता है कि ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें प्रोबेबिलिटी के बारे में, मतलब प्रोबेबिलिटी करके हम लोग इसमें निकालते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड है। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड है। ठीक है, फिर ई से क्या होता है, ई से होता है ये इवेंट ओरिएंटेड है। ठीक है, इवेंट ओरिएंटेड है ये। ठीक, अब फिर क्या है, आर से हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं कि ये जो है किस टाइप के वर्क में काम आता है। तो आर से क्या होता है, R&D प्रोजेक्ट। ठीक है, R&D प्रोजेक्ट यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट जो भी है। ये देखिए R&D प्रोजेक्ट क्या होता है कि R&D मतलब जो भी प्रोजेक्ट रिसर्च हो रहा है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसके बारे में पहले कभी कोई काम नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम ये काम हो रहा है, यानी कि नॉन रिपीटेटिव है ये। ठीक है, मतलब कि न्यू टाइप ऑफ वर्क, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसके बारे में, न्यू टाइप ऑफ वर्क या प्रोजेक्ट जो आप लिखिए। ठीक है, फिर टी से क्या होता है कि मेन कंसर्न इसमें टाइम होता है। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं टाइम इज मेन कंसर्न। ठीक है, इसमें मेन आपका क्या होता है, सबसे मेन इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम। अब ये टाइम क्यों मेन फैक्टर है, ये हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है कि जो कॉस्ट होता है अपना, जो भी अपना प्रोजेक्ट हम लोग जो बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में हम लोग जो कॉस्ट के बारे में देखते हैं। तो कॉस्ट इसमें क्या लगता है, देखिए कॉस्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका टाइम के। ठीक है, मतलब कि जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा कॉस्ट भी होगा। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि कोई भी ये जो R&D टाइप का जो प्रोजेक्ट है, मतलब आप जो नया प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं, उसमें अगर आपको बोले कि आप मतलब मिनिमम कॉस्ट में आप बनाइए, तो आप क्या कीजिएगा, आपको मिनिमम माने कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए आप क्या कीजिएगा, आपको पता है कि कॉस्ट जो है टाइम के प्रोपोर्शनल होता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। यानी कि टाइम अगर कम होगा तो कॉस्ट भी कम हो जाएगा। यानी कि अगर आपको बोले कि मिनिमम कॉस्ट में आप इसको कंप्लीट कीजिए, तो आप इसको क्या कीजिएगा, सोचिएगा कि टाइम कम कर दें, मतलब जितना कम टाइम में हो जाएगा उतना अच्छी बात है ये।
तो देखिए इसमें अगर टाइम और कॉस्ट का ग्राफ हम लोग जब बनाते हैं, ये अगर मान लीजिए कॉस्ट है और ये टाइम है, ठीक है। तो अगर टाइम इसके बीच में हम लोग अगर ग्राफ बनाएं तो ये क्या जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन जाएगा। जितना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा उतना ज़्यादा टाइम बढ़ते, जितना ज़्यादा टाइम बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसी चीज़ से हम यहाँ पर रिलेट करके CPM के बारे में समझते हैं, ठीक है। पहले इतना के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद इसके और डिटेल में देखेंगे। तो देखिए इसमें ये क्या था, सबसे पहले प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड था। तो ये क्या होता है, ये होता है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड होता है। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या था, ये इवेंट ओरिएंटेड था, ठीक है। इसमें मतलब इवेंट होता है, ठीक है। इवेंट ओरिएंटेड ये है, तो ये वाला हो जाएगा इवेंट का अपोजिट, मान लीजिए एक्टिविटी ओरिएंटेड, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, ये रिसर्च और डेवलपमेंट टाइप के प्रोजेक्ट, यानी कि न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में आपका ये काम होता था, ठीक है। जो भी नया नया प्रोजेक्ट है, नया टाइप का कुछ भी काम कर रहे हैं हम लोग, मतलब फर्स्ट टाइम कोई काम हो रहा है, उसमें ये आपका यूज होता था पार्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिपीटेटिव टाइप वाला वर्क में, जो पहले भी आपको ऑलरेडी वर्क हो चुका है, मतलब आपको उसके बारे में आपको डिटेल पता है, उस टाइप के वर्क में हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग, इसमें क्या था, इसमें था टाइम था आपका मेन कंसर्न। इसमें मेन कंसर्न क्या था, टाइम। इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है कॉस्ट होता है प्राइमरी कंसर्न, मतलब मेन कंसर्न जो है आप इस पे कॉस्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। कॉस्ट इज मेन कंसर्न। और देखिए इसमें जो टाइम होता है ये टाइम सेकेंडरी होता है, ठीक है। मतलब टाइम, इसमें मेन हम लोग कॉस्ट पे ध्यान देते हैं, टाइम पर नहीं, ठीक है। टाइम हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट और टाइम का कैसे ये वैरी करता है, ये चीज़ हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। टाइम इज सेकेंडरी मान लीजिए यहाँ पर सेकेंडरी। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर कॉस्ट और टाइम के बीच में जो यहाँ हम लोग ग्राफ बनाए थे, यही अगर ग्राफ हम लोग इस साइड में अगर बनाना चाहे CPM वाले में, तो क्या होगा, यहाँ पर कॉस्ट था, यहाँ पर टाइम था, ठीक है। तो हम लोग अगर CPM वाले प्रोजेक्ट में अगर हम ये बनाते हैं, ठीक है, तो CPM वाले में कैसे चलता है ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पार्ट में तो था कि हाँ जहाँ पर टाइम कम होगा वहाँ पर आपका ये कॉस्ट भी कम होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर आते हैं CPM में, तो CPM में क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग अगर टाइम अगर कम करते हैं तो क्या होता है, कॉस्ट भी आपका मतलब कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन फिर जैसे जैसे अगर हम टाइम बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है कि टाइम मतलब जैसे जैसे टाइम हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे कॉस्ट कम होते जाएगा। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर कॉस्ट आपका मिनिमम होगा, फिर अगर इससे भी अगर हम टाइम अगर बढ़ा दें तो फिर ये क्या होता है, फिर ये इंक्रीज करने लगता है कॉस्ट अपना, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जहाँ पर कॉस्ट मिनिमम होता है, उस टाइम से अगर आप टाइम और अगर बढ़ा दीजिए तो भी आपका कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा, अगर इस टाइम से आप घटा दीजिए तो भी आपका कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा। मतलब ये एक ऐसा टाइम आता है यहाँ पर जहाँ पर कॉस्ट आपका मिनिमम होता है। यहाँ पर क्या आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं C जो है मिनिमम होता है, यहाँ पर T ऑप्टिमम। यहाँ पर ये जो जहाँ पर मिनिमम कॉस्ट आता है इसको बोलते हैं T ऑप्टिमम, मतलब ऑप्टिमम टाइम है ये, ठीक है। हम लोग फिर से देखते हैं, ग्राफ नीचे में आ गया था, नीचे कट गया था आपका, फिगर में नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग ग्राफ के बारे में फिर से देख लेते हैं। ग्राफ क्या है, अगर पार्ट में हम लोग टाइम और कॉस्ट के बीच अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट में अगर यहाँ पर मान लीजिए आपके एक्स एक्सिस पे टाइम आ जाएगा और वाई एक्सिस पे कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से इधर CPM में चलेगा। देखिए यहाँ पर कॉस्ट था, इधर टाइम था। तो अगर हम लोग पार्ट में देखते हैं तो क्या था इसमें, टाइम आपका क्या था इसमें, आप इसमें देखे थे कि टाइम
टाइम नहीं, कॉस्ट लिखिए यहाँ पर। कॉस्ट क्या था आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टाइम के, ठीक है। यानी कि कॉस्ट और टाइम के बीच आप ग्राफ बनाइए तो कुछ ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है, अगर हमारा टाइम कम ले रहे हैं तो क्या है, हमारा कॉस्ट भी कम ही लग रहा है, बस इतना ही कॉस्ट लग रहा है। फिर अगर हम टाइम बढ़ा रहे हैं, इतना टाइम दिए तो कॉस्ट भी हमारा इंक्रीज कर गया, और टाइम बढ़ाएं तो और कॉस्ट इंक्रीज कर गया। मतलब जितना टाइम आप बढ़ाते जाइएगा उतना आपका कॉस्ट भी इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम सीपीएम में देखें तो सीपीएम में जो है टाइम और कॉस्ट के बीच का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में आप जैसे जैसे टाइम बढ़ाइएगा वैसे वैसे आपका कॉस्ट जो है कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद क्या होगा कि वहाँ पर कॉस्ट आपका मिनिमम हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर हम यहाँ से फिर से अगर हम कॉस्ट मतलब फिर से अगर हम टाइम बढ़ाते जाते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से अगर हम फिर से टाइम बढ़ाएंगे तो ये फिर आपका कॉस्ट इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है। ये सब कॉस्ट कैसे रिड्यूस होता है, कैसे इंक्रीज करता है, ये सब चीज़ हम लोग आगे टाइम और कॉस्ट के बारे में जब देखेंगे हम लोग, एक वो आता है स्लोप आता है इसका, तो उस जगह पे हम लोग इसका डिटेल देखेंगे। अभी फिलहाल जब जहाँ पर आपका डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बताया जाएगा वहाँ पर इसका हम लोग डिटेल देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमको यहीं से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर ये ऐसा टाइम आया जहाँ पर क्या हुआ कि आपका ये मान लीजिए टी नॉट है, इस टाइम पर आपका कॉस्ट जो है मिनिमम आ गया, ठीक है, सी मिनिमम। अब इस टाइम से अगर हम कम हो रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि इस टाइम से अगर पहले हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि इस टाइम पे, ठीक है, तो आपका क्या है, आपका कॉस्ट यहाँ पर इंक्रीज कर गया इतना, ठीक है। अगर इस टाइम के बाद हम प्रोजेक्ट ख़त्म करना चाह रहे हैं तो भी क्या होगा, इस टाइम के बाद भी अगर आप कीजिए तो भी आपका यहाँ पर तो भी आपका कॉस्ट ये इंक्रीज कर गया, ये वाला पोर्शन, ठीक है। मतलब कि इस पर्टिकुलर टाइम के या तो आप बाद कंप्लीट कीजिए प्रोजेक्ट या पहले कीजिए, ठीक है, दोनों ही केस में आपका कॉस्ट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट जैसे इसमें देखें, इसी के कंपैरिजन में ही हम लोग देखते जा रहे हैं। अभी अगर नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, पार्ट में आपका कोई भी हर एक एक्टिविटी के लिए आपको 3 टाइम एस्टिमेट चाहिए, मतलब 3 बार हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, 3 टाइम एस्टिमेट या फिर 3 टाइम कैलकुलेटेड फॉर ईच एक्टिविटी, ठीक है। और यही अगर हम सीपीएम में देख रहे हैं तो सीपीएम में हमको सिर्फ सिंगल टाइम, मतलब एक हर एक एक्टिविटी के लिए सिर्फ एक सिंगल टाइम ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये पार्ट में क्या है कि पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड है। अब हम जब प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं तो एक ही बार में एकदम फिक्स आपका आ जाए, कुछ ऐसा तो होता नहीं है, तो उसमें हम लोग 3 टाइम एस्टिमेट करते हैं जिससे कि हम लोग का एरर कम आए। लेकिन सीपीएम क्या है, सीपीएम आपका डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड है, इसके बारे में हम लोग को सब कुछ पता है, तो इसमें अगर हम सिंगल टाइम एस्टिमेट भी करते हैं, ठीक है, तो अपना काम हो जाता है। फिर इसमें क्या आता है कि इसमें देखिए अब अभी जो हम एक बात अभी आपको बोलने वाले हैं ये बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और ये आपका हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। जैसे कि देखिए पार्ट में क्या है, अगर बोलेगा कि हर एक एक्टिविटी, ईच एक्टिविटी फॉलो, जैसे यहाँ पे लिखिए, ठीक है, ईच एक्टिविटी फॉलो। अब देखिए इसमें आपको पूछ देगा क्वेश्चन कि पार्ट एनालिसिस में आप बताइए कि जो प्रत्येक एक्टिविटी है वो कैसे फॉलो करता है, मतलब किसको फॉलो करता है। ऑप्शन में दे देगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर दे देगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर दे देगा पॉलिनोमियल, और ऐसे ही कुछ कुछ आपको मिला करके दे देगा, ठीक है। तो देखिए आप बस एक ही बात आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर पार्ट एनालिसिस में पूछ रहा है और ईच एक्टिविटी के बारे में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हर एक एक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ईच एक्टिविटी के बारे में जब पूछ रहा है तो ये क्या फॉलो करता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए बीटा डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है। और उसी तरह से यहाँ सीपीएम में अगर देखिए तो सीपीएम में जो है अगर ईच एक्टिविटी के बारे में पूछे, ईच एक्टिविटी पूछे तो भी यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगा, ठीक है। और अगर आपका पूरा प्रोजेक्ट का पूछे, ठीक है, यहाँ पर तो अभी था जैसे देखिए प्रोजेक्ट में क्या है आपका, प्रोजेक्ट कैसे बनता है, यहाँ पर ये एक्टिविटी हुआ, फिर ये नोड हुआ इवेंट, फिर एक्टिविटी, फिर इवेंट, फिर एक्टिविटी, फिर event। मतलब ऐसे ही करके बहुत सारा चीज मिल करके ये एक्टिविटी और इवेंट सब मिल करके बनता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ देखिए अगर प्रत्येक एक्टिविटी के बारे में, इसका एक्टिविटी अलग पूछा, इसका अलग पूछा, इसका अलग पूछा, मतलब हर एक एक्टिविटी के बारे में अगर पूछ रहा है तो पार्ट में हम बताएंगे कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा करके इसको याद कर लीजिएगा। फिर क्या है, और यही अगर आपका पूछ दे कि पूरा प्रोजेक्ट का बताइए, ठीक है, कि मैंने ओवरऑल प्रोजेक्ट, अगर पूछ रहा है कि ओवरऑल प्रोजेक्ट किसको फॉलो करता है, तो अब अगर पूरा प्रोजेक्ट की बात है तो आप यहाँ पर पार्ट एनालिसिस में आइए या फिर सीपीएम में आइए, दोनों में से किसी में भी आप आइए। आपको ये किसको फॉलो करता है, ये आपको फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। हम लोग ये लास्ट जब हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला जो लेक्चर देखे थे, ऑब्जेक्टिव वाला में ये क्वेश्चन भी आप देखे होंगे, ठीक है। और यही अगर इसमें सीपीएम में भी अगर आपको पूछे कि प्रोजेक्ट किसको फॉलो करता है, तो इसमें भी प्रोजेक्ट जो है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका पार्ट और सीपीएम के बारे में इतना सारा जो पॉइंट है इसको आप अच्छे से एक जगह पे नोट कर लीजिएगा सारा चीज़, ठीक है। जहाँ जहाँ पर आपको जरूरी लगे वहाँ पर आप अपना ये लेक्चर को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, और इसको अच्छे से आप रिवाइज भी कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हमेशा आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन, अगर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप दे रहे हैं तो इसमें दो बहुत ज़रूरी होता है, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, AOA और AON में डिफरेंस, और ये पार्ट और सीपीएम में डिफरेंस। ये दो जो हम लोग डिफरेंस पढ़े हैं, ये हर एग्जाम में ये दोनों में से कोई एक न एक 100% आता ही आता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क, मतलब इसमें क्या क्या चीज़, नेटवर्क बनाने में क्या क्या चीज़ यूज होता है। ये तो आप लोग को हम लोग लास्ट क्लास में भी आपको बताए थे थोड़ा सा एक्टिविटी और इवेंट के बारे में। आज उसको हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं इवेंट के बारे में। अब देखिए इवेंट में क्या होता है, इवेंट देखिए, इवेंट और एक्टिविटी यही दो चीज़ मिलकर के आपका पूरा नेटवर्क बनता है, ठीक है। जैसे हम आपको बताए थे लास्ट क्लास में, आप लोग को क्या याद रखना था मेन, कि इवेंट जो होता है कहाँ पर होता है, इवेंट जब भी होगा तो नोड पर होगा, ठीक है। अगर नोड पर जगह खाली है तो इवेंट होगा, अगर नहीं है तो इवेंट नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग देखिए, हम लोग दो नेटवर्क पढ़े थे, AOA और AON। तो एक्टिविटी ऑन एरो, यानी एक्टिविटी यहाँ कहाँ पर था, एरो पर था, ये एरो है, ये नोड है, तो यहाँ पर एक्टिविटी आ गया, ठीक है। यहाँ नोड पर जगह खाली था तो AOA में क्या होता है, इवेंट होता है, यानी यहाँ पर इवेंट रहता है। और यही चीज़ अगर हम लोग AON में देखें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए एरो और ये नोड, तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक्टिविटी ऑन नोड, यानी एक्टिविटी कहाँ पर है, नोड पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्टिविटी आ गया। तो अब देखिए एरो खाली है आपका, लेकिन नोड पे जगह नहीं है, नोड में तो ऑलरेडी आपका एक्टिविटी प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर नोड में जब एक्टिविटी प्रेजेंट है तो यहाँ पर इवेंट आपका नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता होगा। अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं इवेंट के बारे में, पहले समझते हैं इवेंट है क्या। इवेंट और एक्टिविटी में मेन डिफरेंस आपका ये है कि जो आपका रियल में अगर कुछ वर्क हो रहा है, ठीक है, अगर रियल में कुछ वर्क हो रहा है, ठीक है, रियल में अगर मान लीजिए कि आपका कुछ वर्क हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपको रियल वर्क, जिसमें आपको टाइम भी लग रहा हो, ठीक है, और कुछ रिसोर्सेज भी आपको लग रहा हो, ठीक है। टाइम और रिसोर्स अगर दोनों लग रहा है तो वो चीज आपका एक्टिविटी कहलाता है, ठीक है, यह एक्टिविटी कहलाता है। और यही चीज जिसमें आपका ना तो टाइम लग रहा हो ना रिसोर्स लग रहा हो,
तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इवेंट। ठीक है, अगर इसको हम लोग ग्राफ टाइप समझना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब टेबल के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप लिख दिए एक्टिविटी और यहाँ पर लिख दिए इवेंट, यहाँ पर लिख दिए टाइम और अदर रिसोर्सेज। ठीक है, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, एक्टिविटी है, इसमें आपको टाइम भी लगेगा, रिसोर्स भी लगेगा आपको, मतलब कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक्टिविटी, जैसे हम लोग अभी यहाँ पढ़ ही रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो आपका टाइम लग रहा है पढ़ने में, आपका कुछ रिसोर्स, यानी आप जैसे मोबाइल से पढ़ रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ से पढ़ रहे हैं, तो आपका यहाँ पर रिसोर्स भी यूज हो रहा है। तो यही अगर इवेंट में देखें तो इवेंट में ना तो आपका टाइम लगता है और ना ही रिसोर्स लगता है। मतलब मतलब इवेंट को होने के लिए ना तो आपको टाइम चाहिए ना रिसोर्स चाहिए। तो इवेंट है क्या, इवेंट बस एक इंस्टेंट ऑफ टाइम है, कि मतलब वो आपको सिर्फ ये शो करता है कि हाँ यहाँ पर आपका कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर से आपका शुरू हो रहा है या फिर कोई एक्टिविटी खत्म हो रहा है। कहने का मतलब हुआ, ये जैसे एरो हुआ, ये आपका एरो हुआ और ये आपका नोड हुआ, फिर ये एरो हुआ, फिर ये नोड हुआ, ऐसे कुछ आपका चलता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इवेंट क्या है कि इवेंट आपको अभी पता है कि इवेंट जब भी होगा तो नोड में होगा, यानी कि यहाँ पर इवेंट हो सकता है, यहाँ पर इवेंट हो सकता है, 1 2 3 अपना कुछ भी, मतलब यहाँ पर ये सब नोड पर आपका इवेंट हो सकता है, एरो पे आपका एक्टिविटी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आपका एक्टिविटी है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, इवेंट का हम लोग टाइप देखते हैं। ठीक है, टाइप में क्या क्या आता है, इसमें आता है टेल इवेंट, ठीक है, फिर आता है हेड इवेंट, फिर आता है डुअल रोल इवेंट, ठीक है, और आता है सक्सेसर इवेंट और प्रीडिसेसर इवेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कौन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक ये जो नेटवर्क बनता है वो हम ड्रॉ कर देते हैं। ये एरो हुआ, ये नोड हुआ, फिर ये एरो हुआ, फिर ये नोड हुआ, फिर ये एरो हुआ, फिर ये नोड हुआ। ठीक है, ऐसे करते करते अपना आगे ये अपना होते रहता है। ठीक है, अब देखिए अब अपना यहाँ पर आता है टेल इवेंट। तो टेल इवेंट क्या होता है, टेल इवेंट बताता है, टेल इवेंट आपको जैसे यहाँ पर नाम दे दीजिए, ये 1 2 3 4 4 इवेंट है। ठीक है, तो टेल इवेंट क्या बताता है कि यहाँ पर से आपका कोई सा भी एक्टिविटी शुरू हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे देखिए ये वाला जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी ABC, ये देख लीजिए। तो एक्टिविटी ए के लिए जो टेल इवेंट है, ठीक है, तो इस एरो के टेल से कनेक्टेड होगा, यानी कि यहाँ पर से इस वाले पोर्शन से ये एरो निकलता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, टेल इवेंट क्या कहलाता है, टेल इवेंट वो इवेंट होता है जहां पर से आपका कोई सा भी एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा होता है। जैसे देखिए अगर ए के लिए हम लोग देखें तो ये जो 1 जो इवेंट है, ये वाला, ये फर्स्ट इवेंट जो है 1, ये आपका टेल इवेंट होगा इसके लिए। ठीक है, अगर बी के लिए टेल इवेंट देखा जाए तो बी के लिए हम लोग इधर ये सब को हटा देते हैं, तो बी के लिए टेल इवेंट कौन हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते करते हम लोग टेल इवेंट के बारे में देखेंगे। फिर हेड इवेंट क्या होता है, तो हेड इवेंट वो होता है जो आपको बताता है कि यहाँ पर एक्टिविटी आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, क्या हुआ है, यहाँ पर हेड इवेंट के पास आपका एक्टिविटी फिनिश हो चुका होता है। तो हम लोग अगर इसी वाले में है, अभी देखते हैं ए वाले में, ठीक है, ए एक्टिविटी के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपका एक्टिविटी यहाँ से तो स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये हो गया आपका टेल इवेंट, लेकिन आपका ये फिनिश कहाँ पर हो रहा है, ये फिनिश हो रहा है आपका इस पॉइंट पे, यानी 2 वाले पॉइंट पे। ठीक है, यानी 2 वाले इवेंट पे। तो ये आपका जो है यहाँ पर जब फिनिश हो रहा है, ये आपका ये जो एक्टिविटी है यहाँ पर फिनिश हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हेड इवेंट कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर सिर्फ 2 और 3 का, मतलब ये दोनों के बीच का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बी एक्टिविटी है, तो बी एक्टिविटी के लिए अगर हम टेल इवेंट देखें तो टेल कौन हो जाएगा,
टेल, जहाँ से एरो निकल रहा है यानी कि जहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, तो ये 2 था टेल इवेंट। अगर हेड इवेंट पूछे तो हेड क्या होता है, जहाँ पर एक्टिविटी फिनिश हो रहा होता है। तो फिनिश कहाँ पर हो रहा है, फिनिश हो रहा है 3 पे, तो ये हो जाता है आपका ये हेड इवेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डुअल रोल इवेंट। डुअल रोल इवेंट क्या होता है, जहाँ पर आपका मतलब वैसा इवेंट जहाँ पर आपका एक्टिविटी भी और माने एक्टिविटी स्टार्ट भी हो रहा हो और एक्टिविटी फिनिश भी हो रहा हो, मतलब कि हेड और टेल दोनों हो रहा हो। तो जैसे देखिए कोई सा भी बीच वाला आप देख लीजिए, जैसे ये बीच का है, ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर देखिए ये जो एक्टिविटी ए है, ए क्या हो रहा है, एक्टिविटी यहाँ पर फिनिश हो रहा है, ठीक है, और इसी पर से एक्टिविटी बी जो है, इसी इवेंट से आपका एक्टिविटी बी स्टार्ट हो रहा है। यानी कि ये देखिए ये वाला अगर इसके लिए देखें तो इसके लिए हेड इवेंट हो जाएगा, लेकिन बी वाले एक्टिविटी के लिए देखें तो ये हो जाएगा टेल इवेंट हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर वैसा इवेंट जिसपे हेड इवेंट भी हो और टेल इवेंट भी हो, दोनों इवेंट उसी पे हो। ठीक है, तो इसी ये दोनों को मिला करके हम लोग इसको बोल देते हैं डुअल रोल इवेंट। ठीक है, अब देखिए अब क्या आता है सक्सेसर इवेंट और प्रीडिसेसर इवेंट। तो सक्सेसर मतलब क्या हुआ कि बाद वाला, प्रीडिसेसर मतलब क्या हुआ पहले वाला। तो अगर पूछता है आपका कि ये जो आपका जो इवेंट है, ठीक है, तो मतलब पूछता है कि अगर 2 का सक्सेसर इवेंट बताइए, तो 2 का सक्सेसर इवेंट कौन हो जाएगा, तो 2 के बाद वाला इवेंट, तो 2 के बाद कौन सा है 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अगर ये पूछता है 2 के प्रीडिसेसर इवेंट बताइए, यानी 2 से पहले कौन आता है, तो 2 से पहले आपको कौन आता है 1 आता है, तो ये 1 आपका प्रीडिसेसर इवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इन्हीं 5 टाइप के इवेंट होते हैं, बस इसको आप याद रखिए। अब यहाँ से इवेंट आपका फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो एक्टिविटी में क्या होता है, ये तो इवेंट के बारे में इतना हम लोग समझे। अब देखिए एक्टिविटी में हम लोग लिखते हैं एक्टिविटी। अभी आप समझे कि एक्टिविटी जो है आपका रियल में वर्क हो रहा है, मतलब इसमें आपको टाइम भी लग रहा है और रिसोर्स भी लग रहा है, यानी इसमें टाइम भी लगता है और रिसोर्स भी लगता है। ठीक है, तो देखिए मतलब इसमें क्या होता है कि एक्टिविटी में आप जैसे कुछ भी काम आप कर रहे हैं अभी कंटिन्यू है, तो वो चीज़ आपका कहलाता है एक्टिविटी। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं एक्टिविटी हुआ, जैसे आप अभी खा रहे हैं एक्टिविटी हुआ, जैसे आप अभी बिल्डिंग में मान लीजिए कि आप फाउंडेशन दे रहे हैं, ठीक है, फाउंडेशन बना रहे हैं, वो एक्टिविटी हुआ। ठीक, तो एक्टिविटी आपका कितने टाइप का होता है, तो ये देखते हैं। एक्टिविटी भी आपका 5 तरह का होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा होता है ये देखते हैं। ठीक, जैसे हम लोग इवेंट देखे, इवेंट 5 टाइप का था, उसी तरह से एक्टिविटी भी आपका 5 टाइप का होता है। पहला होता है पैरेलल एक्टिविटी। ठीक है, पैरेलल एक्टिविटी। फिर होता है दूसरा क्या होता है सीरीज एक्टिविटी। फिर तीसरा क्या हो जाता है सक्सेसर। फिर चौथा हो जाएगा प्रीडिसेसर, जो पहले हम लोग देखे थे उसी टाइप से। फिर अब यहाँ 5वां में एक होता है डमी एक्टिविटी, जो हम लोग पहले देखे भी हैं इसके बारे में, डमी एक्टिविटी। ठीक है, इन सबों के बारे में हम लोग अभी देखते हैं क्या होता है। देखिए पैरेलल एक्टिविटी मतलब क्या हुआ कि जैसे ये देखिए ये अपना नोड था, यहाँ से जो अभी एक्टिविटी निकला, ठीक है, फिर यहाँ नोड था, फिर यहाँ से कोई एक्टिविटी निकला। उसी तरह से मान लीजिए पैरेलल कहने का मतलब क्या हुआ साथ साथ, यानी कि ये जो आपका नोड है 1 और ये 2 और ये यहाँ मान लीजिए ये 3 है, ठीक है, तो यहाँ से जो आपका एक्टिविटी ये जो अभी निकला ए, ठीक है। अब पैरेलल एक्टिविटी होने के लिए क्या चाहिए कि ए के ही साथ साथ एक और एक्टिविटी जाएगा, यानी कि इसी वाले इवेंट से एक और एक्टिविटी यहाँ से निकलेगा, ठीक है, एक और एक्टिविटी यहाँ से मान लीजिए इधर चला, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इसी के नीचे नीचे ही लिखिए, आप इसको यहाँ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी लास्ट क्लास में देखे भी थे हम लोग कि ये जो एरो होता है, एरो आपका रिलेशन बताता है, ठीक है। एरो का कोई स्केल पे ये मेजर किया हुआ नहीं रहता है कि हाँ ये जैसे 4 डेज लग रहा है और ये 2 डेज का वर्क था
तो हाँ ये वाला एरो मान लीजिए अगर 5 सेंटीमीटर का है तो ये आपका 2.5 होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपका मतलब स्केल पे नहीं बनाया हुआ रहता है। ये बस आप इसको आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से आप अपने कंफर्ट के अनुसार या अपना जो फिगर बनाने में आपको जो इजी लगे उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे थे पैरेलल की बात। तो पैरेलल में क्या होता है कि बस ऐसा चीज आपको देखना है कि वैसा इवेंट माने ये इवेंट यहाँ से कोई सा भी दो एक्टिविटी अगर निकल रहा है तो ये हो गया पैरेलल। अगर मान लीजिए एक और एक्टिविटी यहाँ से निकल रहा है तो ये तीनों आपका पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका पैरेलल एक्टिविटी। और पैरेलल एक्टिविटी जो होता है वो एक दूसरा से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे ए बी और सी तीन ठो हम यहाँ पे ये एग्जांपल, तो यहाँ पर से ए बी और सी तीनों एक्टिविटी जो है यहाँ पर आप बोल सकते हैं ए बी एंड सी ऑल आर इंडिपेंडेंट। क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सब मतलब कि ये तीनों साथ साथ स्टार्ट हो सकता है, यानी ये भी स्टार्ट चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब बात आती है सीरीज एक्टिविटी की। तो सीरीज में क्या होता है कि ये जैसे मान लीजिए ए बी सी था, इसको मान लीजिए डी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है सीरीज में हो रहा है। तो सीरीज तो आप देख सकते हैं कि हाँ जैसे ये ए कंप्लीट हुआ फिर इसके बाद डी आया, फिर और कुछ आगे होता तो वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्या हुआ कि सीरीज एक्टिविटी में क्या होता है कि ये जो है कि आप यहाँ से बोल सकते हैं ए और डी की बात करते हैं। ठीक है, तो ए एंड डी ये जो एक्टिविटी है आपका ये सीरीज में है, और ये भी बोल सकते हैं ये जो है डिपेंडेंट एक्टिविटी होता है। क्या होता है? डिपेंडेंट होता है ये। अब ये डिपेंडेंट कैसे होता है ये देखिए। डिपेंडेंट ये इसलिए हुआ क्योंकि ये आपका डायग्राम से बता रहा है कि जब तक आपका एक्टिविटी ये कंप्लीट यहाँ पर नहीं होता है तब तक आपका ये डी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि एक्टिविटी डी को स्टार्ट होने के लिए पहले एक्टिविटी फिनिश होना पड़ेगा, उसके बाद ही डी स्टार्ट होगा। मतलब कि डी कब चालू होगा? जब ए खत्म हो जाएगा। यानी कि डी तो डिपेंड किया ना ए पे, इसीलिए इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट एक्टिविटी है। ठीक है, और ये जो सक्सेसर प्रीडिसेसर वाला कंसेप्ट है सेम इवेंट में जैसा देखे थे, पहले आया तो प्रीडिसेसर बाद में आया तो सक्सेसर, ये दोनों के बारे में तो सेम है, वही कंसेप्ट है। एक आता है आपका डमी एक्टिविटी। तो डमी एक्टिविटी के बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में देखे थे, लेकिन फिर से हम अभी इसको एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो डमी एक्टिविटी क्या होता है कि वैसा एक्टिविटी जिसमें आपका ना तो टाइम लग रहा हो, मतलब इसमें टाइम भी नहीं लग रहा है और रिसोर्स भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि ये इवेंट हो गया, इसमें मानते हैं हम कि टाइम भी नहीं लग रहा है, रिसोर्स भी नहीं लग रहा है, लेकिन इसका नाम है डमी एक्टिविटी। तो ये इवेंट नहीं है, ये एक्टिविटी ही है। ठीक है, इसी को बोलते हैं डमी एक्टिविटी। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डॉटेड एरो से। ठीक है, मतलब डॉटेड एरो का मतलब हुआ कि आप इसको बता रहे हैं कि इसमें आपका टाइम भी नहीं लग रहा है और रिसोर्स भी नहीं लग रहा है। बस ये क्या है, तो फिर ये देते क्यों हैं? ये सिर्फ हम लोग देते हैं रिलेशन शो करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक्टिविटी था, सॉरी मतलब ये इवेंट था, ये 1 दे दिए नाम, यहाँ से 1 था, फिर ये गया 2, ये गया 4, इधर आया मान लीजिए 3, ये 4 पे आगे मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हम इसमें आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप आपको बता देते हैं। इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे एक्टिविटी है ए बी सी डी। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक्टिविटी ए और बी तो यहाँ से पैरेलल हो गया। ठीक है, पैरेलल एक्टिविटी है। अब देखिए ए और सी जो है सीरीज में है और बी और डी भी सीरीज में है। अगर बोलता है कि डी एक्टिविटी जो है आपका, डी एक्टिविटी को आप ऐसा बनाइए कि डी एक्टिविटी जो है जब तक इवेंट बी खत्म ना हो और जब तक इवेंट ए खत्म ना हो। ठीक है, मतलब इवेंट ए और बी दोनों कंप्लीट होने के बाद ही आपका डी स्टार्ट होना चाहिए। तो आप ऐसे में इसको आप कैसे बनाइएगा? तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी दे देते हैं, मान लीजिए कि ये आपका एक्टिविटी दे दी है कुछ भी, ए बी सी डी है, मान लीजिए ई दे दिए।
ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम एक्टिविटी दे देते हैं ई, तो क्या होगा कि आपको फिर इस एक्टिविटी को भी पूरा करने के लिए कुछ टाइम लग जाएगा, कुछ रिसोर्स लग जाएगा, फिर आपका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, कोई काम है नहीं, फिर भी आप जबरदस्ती का इसमें दे रहे हैं। तो फिर इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको बचने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, डमी एक्टिविटी लगा देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रिलेशन आपका शो कर देगा लेकिन टाइम और रिसोर्स नहीं लेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डॉटेड एरो से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। और ये क्या आपको बताता है, ये आपको बताता है कि मतलब अब डी कब स्टार्ट होगा, जब बी भी कंप्लीट हो जाए और ए भी कंप्लीट हो जाए। ए कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपका ये डी फिर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज फिलहाल हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग कि कैसे कैसे ये जो नेटवर्क ड्रॉ होता है इसका क्या क्या रूल है। फुलकर्सन रूल के बारे में जो हम लोग देखे थे उस चीज़ को हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर इसमें आपको कुछ इम्प्लीमेंट करना हो या कुछ हो तो आप हमें बताइएगा। ठीक है दोस्त, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और प्लीज़ इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।